नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। हमारा ये प्रोग्राम देश की राजनीति को समर्पित है। किस तरह की राजनीति चल रही है देश में, प्रदेशों में, राजनीतिक दल किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, किस तरह का उनका राजनीतिक संवाद चल रहा है, किस तरह की राजनीतिक सोच दिखाई दे रही है और आगामी चुनावों को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल किस तरह की रणनीति खेलने में लगे हुए हैं, इन सब मुद्दों को लेकर हम आपके समक्ष ये प्रोग्राम सियासी चाल भूचाल का लेकर आते हैं, जिसमें हमारे साथ होते हैं राजनीति में लंबा चौड़ा अनुभव रखने वाले, लगभग 6 दशक तक राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाले पूर्व मंत्री राजनीति के चाणक्य चंद्राजीत सिंह भी हमारे साथ होते हैं। हमारा आपसे आग्रह सिर्फ इतना है कि इस तरह के जो अनुभवजन्य प्रोग्राम्स होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, जिसमें व्यक्ति अपना अनुभव बताता है, अनुभवजन्य घटनाएं बताता है, हमारे आज के गेस्ट इसी तरह के व्यक्ति हैं। इसलिए उनके अनुभव सुनकर देश की जो मौजूदा राजनीति है उसको समझने समझाने का प्रयास जरूर आप भी किया कीजिए, क्योंकि यही सब घटनाएं होती हैं, यही सब वो लिटमस टेस्ट की जैसी चीजें होती हैं जिससे पता लग जाता है कि ये पहले भी हुआ था, अब भी ऐसा होने वाला है। क्योंकि इतिहास भी अपने आप को राजनीति में दोहराता है और कई कई मुद्दे तो ऐसे हैं जो सतत चले आ रहे हैं, शाश्वत चले आ रहे हैं। अंग्रेज के जमाने में जब देश था तब भी वही मुद्दे थे जो आज भी खास तौर पर मुख्य मुद्दे जो हैं वो हैं। कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर अंग्रेजों से लड़ रही थी वो मुद्दे आज भी जिंदा हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुद्दे खत्म हो गए हैं। तो राजनीति में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो सतत चलते हैं और राजनीतिक करने वाले जो लोग हैं, राजनीतिज्ञ हैं, वो भी उन मुद्दों को जिंदा भी रखते हैं। वो उनका उन्मूलन सदैव के लिए करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वोट जो है वो इसी तरह से परिभाषित होकर उनको मिलता है। तो इसलिए राजनीति के ये जो गूढ़ रहस्य हैं, ये जो गूढ़ चालबाजियां हैं, इनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ का जो तंत्र है वो बहुत ज्यादा, एक तरह से आप इसको विस्मयकारी कह सकते हैं, गिमिक वाला कह सकते हैं, स्ट्रेट नहीं है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां बहुत स्ट्रेट पॉलिसीज हैं, स्ट्रेट पॉलिटिक्स है। हमारा जो देश है, जिस तरह का हमने बनाया है इसको, जिस तरह की इसमें कई देशों की जो राजनीतिक परिपाटियां थी उनको लेकर हमने एक तरह का वो बनाया है, आचारनुमा एक रेसिपी बनाई है। ये रेसिपी कभी भी कोई भी गुल खिला सकती है। और आपने देखा है सन 52 के बाद से जो चुनाव हुए हैं उनमें इस रेसिपी के अनेकों जो अवयव थे, जो इंग्रेडिएंट्स थे, उन्होंने कई दफा गुल खिलाए हैं। चाहे वो बीपी सिंह का जमाना हो, चाहे देवगौड़ा का जमाना हो, चाहे चरण सिंह का, और चाहे फिर राजीव गांधी के बाद का जो काल था जिसमें चंद्रशेखर भी आए, नरसिम्हा राव भी आए, भारतीय जनता पार्टी भी आई। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे इस सिस्टम में मौजूद हैं। कभी भी कोई इंग्रेडिएंट उभर सकता है। इसलिए हमारे देश की राजनीति बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब भी है और इंटरेस्टिंग भी है। इसलिए ये कार्यक्रम हम लेकर आपके समक्ष आते हैं। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और सिंघवी साहब का स्वागत करते हैं। सिंघवी साहब स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद सुभाष जी, बहुत धन्यवाद। तो प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और देश में ज्ञानवापी को लेकर चर्चा है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ज्ञानवापी जो भगवान शिव का स्थान है वाराणसी, वहां के देश में चर्चाएं हैं इस वक्त। क्या नहीं कहेंगे, काशी तो पूरा ही भगवान महादेव की नगरी है। ज्ञानवापी तो छोटा सा मुद्दा है। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास सभी जगह भगवान शंकर में जमीन है। आपको याद नहीं है, शंकर की शक्ति का एहसास तो रावण ने किया था। तब उठते तांडव नृत्य लिखा था, तांडव गीत लिखा था। मुझे आज भी 4 पंक्तियां याद जो मेरे कानों में गुनगुनाती है। जटा टमीगले प्रवाह पाहित स्थले गले वलंबितं भुजंग तुंग मालिकम डबडडे मंडित नाड भरभयम चकार चंड तानवा तनो तुना शिवो सिरम। उस महादेव की धरती पर जो बनारस ने आज निर्णय लिया है वो श्राद्धनीय है। हमारे हिंदू देवता चाहे कोई भी हो, भगवान शंकर के अंश है, भगवान शंकर के वंश है, भगवान शंकर के रूप है, भगवान शंकर के प्रतिरूप है। उस धरती के बारे में बनारस न्यायालय ने जो फैसला आज किया है वो श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। मैं उसका
अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। राइट। अब आते हैं थोड़ा सा राजनीति की तरफ और जानने का प्रयास करेंगे आपसे कि भारत जोड़ो जो यात्रा चल रही है कांग्रेस की, इसके राजनीतिक अर्थ क्या लगते हैं आप? भारत जोड़ो, किसको जोड़ो, कहां जोड़ो, कैसे जोड़ो? अब भैया राहुल जी, आप भारत जोड़ने तो निकल गए, पर यह तो बताओ कि भारत टूटा कहां है? क्या भारत में कोई फ्रैक्चर हुआ है? कोई हड्डी टूटी है, टांग टूटी है, हाथ टूटा है, सर फूटा है? भारत तो जुड़ा हुआ है, कन्याकुमारी से लेकर के हिमाचल तक, जैसलमेर से लेकर बंगाल तक मेरा प्यारा भारत एक है। ये टूटा ही नहीं है, तो आप किसको जोड़ने निकले हो? आपको शर्म आ रही है? आपको सीधा बोला कांग्रेस जोड़ो अभियान पे निकला हूं तो समझ में आता, क्योंकि कांग्रेस टूटी गई, टुकड़े टुकड़े हो गई, और टुकड़ा टुकड़ा गैंग नाम भी तो दिया है लोगों ने। अब टुकड़ा टुकड़ा गैंग को जोड़कर और एक मुखड़ा गैंग बनाना चाहते हो तो समझ में आता है, पर भारत जोड़ो का तो नारा उचित है। मैं इस नारे का घोर विरोध करता हूं। राहुल जी, अच्छा होता आप कहते कि मेरी यात्रा का मकसद टूटी हुई कांग्रेस को जोड़ना है, पर कांग्रेस को कितना जोड़ोगे? किसी आदमी का एक्सीडेंट हो और एक फ्रैक्चर हो जाए तो प्लास्टर लग जाता है, दो हो जाए तो लग जाता है, पर अगर 32 टुकड़े हो जाए हड्डियों के अलग अलग तो उनको कैसे जोड़ोगे, कैसे प्लास्टर करोगे? एक टांग के 4 टुकड़े, एक हाथ के 8 टुकड़े, कंधे में भी फ्रैक्चर, गर्दन में भी फ्रैक्चर। एक फ्रैक्चर कर दिया गुलाम नबी आजाद ने, दूसरा फ्रैक्चर कर दिया मनीष तिवारी ने, तीसरा फ्रैक्चर कर दिया कपिल सिब्बल ने। फ्रैक्चर ही फ्रैक्चर है। इस फ्रैक्चर में कांग्रेस को आप राहुल गांधी जी कैसे जोड़ोगे? पर आप एक बात पूछो, बेताव दे के कहोगे कि मैं जाता हुआ भीड़ आती। अरे भीड़ तो कोई जमाने के अंदर जब चुनाव लड़ते थे और रंगीन पर्चे छपा करते थे तब बच्चों की भीड़ पीछे आती थी, क्योंकि उनको चॉकलेट मिलती थी, गोलियां मिलती थी, पिपरमेंट मिलती थी। आपकी यात्रा में जो भीड़ है वो वैसी ही भीड़ है। अब का भीड़ क्यों आती है? आपको सुनने तो आती नहीं है, आपको देखने आती है। आपको समझने की जरूरत नहीं है, तो आपको समझेंगे कैसे? आपको समझेंगे नहीं, आपको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आपकी सत्ता को पहचानेंगे नहीं, आपकी सत्ता ताकत को पहचानेंगे नहीं, आपके प्रभाव को जानेंगे नहीं, तो भी भीड़ आती है। भीड़ तो आती है, भीड़ का बड़ा मकसद है। भीड़ देखने आती है, हंसने आती है, मुस्कुराने आती है, और फिर आपका इवेल्यूशन करती है। इवेल्यूशन के पार्ट पर आती फेल, देखने के पार्ट में पास। वैसे भी राहुल जी बहुत अच्छे आदमी हो, पूरा देश जानता है कि आप अच्छे आदमी हो, पूरा देश जानता, भोले भी हो आप, पूरा देश जानता है कि आप सच्ची बात कहते हो, पूरा देश जानता, कई बार कहते कहते अपनी पार्टी के लिए आप समस्या पैदा कर देते हो। आप तो वो शख्सियत हो जो पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी के गले भी लग सकते हो, इसके आगे और कोई स्टेप हो तो वो भी उठा सकते हो। इसलिए राहुल जी, आपकी इस भीड़ और भारत जोड़ो आंदोलन का मैं राजनीतिक महत्व 10 में से 0 नंबर देता हूं। लेकिन अभियान है, चलता रहेगा। आप पैदल जाएंगे, अगर पैदल जाने से सब कुछ होता तो हमारे जैन साधु तो पहले पूरे हिंदुस्तान को नाप चुके हैं। क्या हिंदुस्तान जैन बना? क्या जैनित्व को स्वीकार किया? हमारी एक एक साध्वी कश्मीर विचारिणी उमराव कंवर बहन ब्यावर से श्रीनगर चली गई थी, आज भी जाते हैं। हमारे सारे साधु पैदल ही घूमते हैं, वो पद यात्रा ही करते हैं। लेकिन उसका असर क्या होता है? असर तब होता है जब उनके विचार जानते हैं। आप विचार दीजिए, राहुल जी विचार दीजिए, कल्पना दीजिए, भविष्य का सुनहरा सपना दीजिए, तब लोग आपको मानेंगे। फिलहाल तो आपकी यात्रा का कोई अर्थ ही नहीं है, मगर आप कर रहे हो तो मैं आपको निराश नहीं करना चाहता हूं। जब आप कर ही रहे हो, अच्छे बुद्धिमान लोगों को लाइए, उनकी राय लीजिए, उनसे समझिए, भारत का इतिहास देखिए, कांग्रेस का विगत देखिए, नेहरू के इतिहास देखिए, शास्त्री के, इन सबको देख करके कोई नया नारा दीजिए। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के नारों के आगे आपका नारा कोई अर्थ ही नहीं रखता। नरेंद्र मोदी बोलता धाकड़, आप बोलते ही नहीं हो। आप बोलते बोलते आपके जो साथी रोज होते हैं वो बोलते हैं, या वो तो बोलते हैं तो मुंह खोलते, ऐसा लगता है जैसे एक सुगंध की जगह दूसरी तरह की गंध बाहर आ रही है, क्योंकि आपके पास अच्छे वक्ता नहीं है, आपके पास बोलने वाले व्यक्ति नहीं है, आपके पास भारत माता की परिभाषा करने वाले लोग नहीं है।
आपके साथ देश को समझने वाले लोग नहीं है, आपके साथ सेना को समझने वाले लोग नहीं है, आपके साथ इतिहास को समझने वाले लोग नहीं है, आपके साथ पाकिस्तान की पिटाई को बताने वाले लोग नहीं है, आपके साथ चीन की चाटुकारिता को चैलेंज करने वाले लोग नहीं है। आपके है कौन? एक दो आदमी है, उनको अपने पद से ज्यादा मुख्यमंत्री पद की लालच है, अपनी सत्ता की पसंद है, वो सत्ता की सुविधा से मुक्त नहीं होना चाहते। जब तो आपकी पार्टी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष तक तय नहीं कर पाई। आज भी लोग कहते हैं सब प्रदेशों में प्रस्ताव होगा कि राहुल गांधी को ही बनाया जाए अध्यक्ष, क्योंकि कोई भी प्रदेश का नेता जो मुख्यमंत्री सत्ता में बैठा है वो आना नहीं चाहेगा छोड़कर। वो तो चाहेगा मैं हूं वही ठीक हूं, यही मेरा काम होना चाहिए, या मेरी सत्ता रहनी चाहिए, प्रशासन मेरे अंदर में रहना चाहिए, गाड़ी घोड़े और लाइन होनी चाहिए, कतार में सुरक्षा होनी चाहिए। इसलिए आपकी इस यात्रा के पहले आप ये तय करो कि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। अब आप ये अभी जो बात चल रही है सिंघवी साहब, अभी एक बात बड़ी चर्चा चल रही है इस बात की पूरे देश में कि गांधी परिवार से इतर गांधी परिवार के विकल्प के तौर पर अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चल रहा है। क्या लगता है आपको, अशोक गहलोत जाएंगे वहां? एक बात है, 3 प्रश्न आपने एक साथ कर लिए। नंबर पहला तो क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के योग्य हैं, दूसरा क्या वो जाएंगे, क्या वो रुक जाएंगे। पर मैं अशोक गहलोत के बारे में कभी गंभीरता से जवाब नहीं देता। हमारा विरोध 40 वर्ष पुराना है और मैं अशोक गहलोत जी को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ दें, यह तो ऐसा है कि जब कोई ऋषि तपस्या करता है तो भगवान इंद्र में घबराहट पैदा होती है कि कहीं ये ऋषि वरदान के अंदर मेरे इंद्र का पद न मांग ले। यह स्थिति अशोक गहलोत की है, वो जाने ही नहीं चाहेंगे। कहाँ सुख, कहाँ सुविधा, कहाँ दाता, कहाँ प्राप्त करता, कहाँ दानवीर, देने की ताकत, ऑब्लाइज करने की हिम्मत, पूरा शासन, प्रदेश हाजिरी में, अफसर हाजिरी में, गाड़ियां हाजिरी में, सुरक्षा उनकी, रक्षा अपनी, उसको छोड़ करके एआईसीसी में बैठ करके उद्योगपतियों को राजी करके पैसा लेकर के और पार्टी चलाना और बात है, और एक प्रांत के अंदर मुख्यमंत्री बन के सत्ता का संसाधन करते हुए शासन चलाना और बात है। और फिर मुख्यमंत्री के नाते 3.5 साल तक आप मुख्यमंत्री हैं, 2 कदम आगे चलते हो 3 कदम सचिन पीछे खींच देता है, 4 कदम आगे चलते हो सचिन 6 कदम खींच देता है। आप जाते हो अपनी यात्रा में, नारे सचिन पायलट जिंदाबाद के लग जाते हैं। कितने दुख की बात है मुख्यमंत्री जी, ऐसी दुर्गति से बच करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का गौरव आपको मिल रहा है, तो आप प्रांत की जगह राष्ट्र के नेता बन सकते हो, फिर आप इनकार क्यों करते हो? इसलिए आपने पूछा, मैंने उसका जवाब दे दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बहुत बड़ा पद है, मुख्यमंत्री तो कुछ भी नहीं है। 31 प्रांतों के अध्यक्ष वो तय करता है, प्रांत जहां कोई जीत की संभावना मुख्यमंत्री वो तय करता है। इतने बड़े पद को छोड़कर आप राजस्थान जैसी एक स्टेट के मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हो, इसमें क्या राज है? यानी इशारों में अगर समझो कोई तो राज की बात है, कुछ तो है। बुरा न मानो बात राज की है, राज मैं खोलना नहीं चाहता, वक्त आए खोलूंगा, आज नहीं खोल सकता। राइट। तो आपने सचिन पायलट का नाम लिया है, सचिन पायलट के ऊपर भी व्यक्तिगत जो हमले हैं वो रुक नहीं रहे हैं, अभी भी जारी हैं। जब भी सभाएं हो रही हैं, अभी हाल ही में एक तो वो पुष्कर का भी मीडिया में काफी था, हालांकि सचिन पायलट वहां इन्वाइटेड नहीं थे, हो सकता है भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए हो, लेकिन वहां पर भी काफी नारेबाजी उनके समर्थन में हुई। लेकिन उलट में भी काफी ये देखा गया कि उनकी जगह एक विकल्प तैयार करने की भी बात चल रही है, और गाये बगाए सचिन पायलट को लेकर कई तरह के राजनीतिक हमले भी चल रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये क्या सीन बनता हुआ नजर आता है? एक बात सुभाष जी, बी फ्रैंक, बी ट्रुथफुल। एक आदमी कांग्रेस के अंदर जब मीटिंग करता है तो गाड़ियां लाता है, प्रधानों की ड्यूटी लगती है, एमएलए की ड्यूटी लगती है, गाड़ियों की व्यवस्था होती है, आरटीओ गाड़ियां जुटाते हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गाड़ियां जुटा रहे। अरे सचिन की भीड़ में तो स्वतः भीड़ आती है। अब नारे लगाने से क्या होता है? ये नारे ऐसे ही है, मैं आपसे बता रहा हूं। एक आदमी के घर के अंदर बहुत बढ़िया अल्सेशन है, वो कभी नारा नहीं लगाएगा, और जब वो बाहर निकल के जाएगा तो गली के लोग नारे लगाएंगे। नारों की वैल्यू क्या है? सचिन इज सचिन, सचिन इज द लोकप्रिय मैन, सचिन पसंद है लोगों की। अब लोगों ने कह दिया कि आप यहाँ पर 2 के अलावा नारा नहीं लगाओगे,
पुष्कर में नागर ने कहा कि नारे दो ही लगेंगे। क्यों भाई, दो क्यों लगेंगे? जनता का मुंह है, खुल जाएगा तो नारे लगेंगे। जनता का मुंह है, बोलेंगे तो नारे लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? मेघनाथ ने कितने नारे राम के खिलाफ लगाए, रावण ने रोका तो नहीं। विभीषण ने राम राम का नारा दिया, रोका तो नहीं। इसके नारों को रोकने से किसी आदमी के व्यक्तित्व की गिरावट साबित नहीं होती है। आज की तारीख में कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट के टखने के बराबर हैसियत रखने वाला कोई राजस्थान कांग्रेस का नेता नहीं है। इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं जानता हूं अशोक गहलोत बहुत बड़े राजनीतिक खिलाड़ी हैं। उन्होंने पूरे 10 नंबर को अपनी मुट्ठी में ले रखा है। आज उनको यह कहे कि सोनिया गांधी किसी भी सूरत में गहलोत को छोड़कर कांग्रेस को राजस्थान में पसंद करेगी तो मैं उससे नहीं मानता, ये असंभव है। वो सोनिया की पहली पसंद है। वो गांधी जी के परिवार के अंग की तरह ही स्वीकृत कर दिए जाएंगे और कोई तो स्वीकार होगा नहीं। कौन स्वीकार होगा? बघेल स्वीकार होगा नहीं, कमलनाथ स्वीकार होगा नहीं। आप नाम बताओ ना कौन स्वीकार होगा। इसलिए सबसे ज्यादा स्वीकार्य आदमी अशोक को मानकर सोनिया जी ने नाम फेंका, राहुल ने अपना नाम हटा लिया, तो अब अशोक गहलोत पर निर्भर है। अगर अशोक गहलोत निष्ठावान है कांग्रेस के और कांग्रेस संगठन को देश में उठाना चाहते हैं तो उन्हें चुनौती के रूप में अवसर मिल रहा है। उन्हें कई ताकत के साथ स्वीकार करना चाहिए और चुनौती देनी चाहिए पूरे देश की भाजपा को कि मैं आ गया हूं। पर वो आ कहां गए? पहले तो आए और फिर वो छाए, ये संभव मुझे लगता नहीं है। इसलिए आपके सवाल का जवाब सवाल में ही नहीं थे। अशोक गहलोत जहां तक होगा किसी रूप में राहुल गांधी को स्वीकार करने के लिए जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल भी कर सकते हैं, मगर वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे, मुझे इसकी संभावना नहीं लगती। राइट। तो ये कांग्रेस में जो आपसी खींचतान है, जो आपने पहले शुरुआत में भी उसकी तरफ इशारा किया है, ये खींचतान किस तरह से रुक सकती है और किस तरह से ये वापस से कांग्रेस एक संगठन के तौर पर खड़ा हो सकता है, या आपसी उसमें ही उलझे हुए हैं, चाहे अशोक गहलोत और सचिन पायलट हों, चाहे कांग्रेस में अध्यक्ष तय नहीं होने पाने की स्थितियां हों, अशोक गहलोत को जाने का मसला हो, कई तरह के समीकरण सामने आ रहे हैं, वो आपस में उलझे हुए भी पड़े हैं। तो क्या होगा, मतलब आप क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं इसका? मैं फ्यूचर अंधकार में देख रहा हूं। आप फ्यूचर क्या देख रहे हो? आप 11 के दिन पूछते हो कि अगले 4 दिन बाद क्या आएगी, तो अमावस आएगी। पूर्णमासी भी नहीं दिखती है मेरे को, अंधकार दिखता है, घोर अंधकार। और ये कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा इस देश का कि 70 साल तक इस देश के अंदर राज करने वाली पार्टी राज मुक्त हो जाएगी। मोदी का नारा कांग्रेस मुक्त भारत का सच्चा हो जाएगा। कौन रोकेगा? राजस्थान में तो कोई प्रश्न ही नहीं है, ये सचिन को आने देंगे नहीं और भाजपा किसी हालत में कांग्रेस को 20 के आगे जाने देगी नहीं। हाँ, अगर अशोक गहलोत में त्याग की हिम्मत हो, खुद चला के बोले यस सचिन तुम संभालो राजस्थान की सरकार, मैं तुम्हारे साथ, मिलकर संघर्ष करेंगे, मिलकर टक्कर लेंगे, तब तो कोई बात नहीं बनती है। आज निर्दलीयों से कम आएगी कांग्रेस, इस बार निर्दलीय ज्यादा आएंगे राजस्थान में। पिछली बार 17 निर्दलियों की मेहरबानी से, अहमद पटेल और मुकुल वासनिक और राजीव शुक्ला की मेहरबानी से सरकार बन गई। सरकार कहां बन रही थी? और सरकार नहीं बनती तो सर्कस बन जाता। अब ये तो आप पर निर्भर है। मैं एक बात तय कर चुका हूं कि मैं अशोक गहलोत के एक गुण को, जो सामाजिक समरसता का उसका गुण है, उसे कभी चुनौती नहीं देता। पर राजनीतिक योग्यता, क्षमता, सफलता और सम्मान और जुड़ाव, इस मामले में उन्हें शून्य मानता हूं और मेरा यह फैसला अंतिम फैसला है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। राइट। तो आपने राजस्थान की तरफ इशारा किया है और चूंकि आपकी राजस्थान कर्म भूमि भी रही है, ये जो यात्रा है कांग्रेस की, ये राजस्थान में सर्वाधिक समय रहेगी, इसके क्या कारण लगते हैं आप? कोशिश है कि आंकड़ा 20 का सुन रहे हैं, 25 तक ले जाएं और ज्यादा जोर लगे 30 तक ले जाएंगे, मगर ये कोई इफेक्टिव यात्रा नहीं होगी। कहां घुसेंगे? उदयपुर जाएंगे तो कटे हुए सर और तलवार का वार सामने आएगा। राजस्थान जाएंगे तो पूरा मुर्दर खिलाफ है। बीकानेर में जाएंगे तो आप मानते नहीं हो, कोई आदमी मदद करने को तैयार ही नहीं है। जाट बैठ में जाओगे तो जाट खिलाफ है। राजपूत वैसे भी बीजेपी के भक्त है, कांग्रेस के खिलाफ है। गुजर देखना तक नहीं चाहेगा। अरे गुजर तो गहलोत की मीटिंगों में सचिन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं।
मैं उस दिन मान जाऊंगा जिस दिन गुजर बैंक में अशोक गहलोत जिंदाबाद का नारा है। चांदना ही आते रहते हैं, छोटे मोटे नेताओं की चर्चा करना मेरे व्यक्तित्व की मजाक है, इसलिए मैं करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जवाहरलाल नेहरू के वक्त से राजनीति में हूँ। तो मैं अपने स्तर की तो बात करूंगा। आप मुझसे ऐसे ऐसे छोटे सवाल पूछ रहे हो तो मैं क्या जवाब दूं आपको? इस यात्रा का कोई अर्थ ही नहीं है। राजस्थान में आना 20 को 22 तक पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं करेगा। हाँ, अगर सचिन पायलट के हाथ में सत्ता आ गई तो 20 की जगह 50-60 तक कांग्रेस आ सकती है, जिसकी कोई संभावना नहीं है। अशोक गहलोत राजहट के धनी है, उनका राजहट है कि मैं ही मुख्यमंत्री रहूं चुनाव तक। तो राजहट है, इससे बड़ा तो बालहट होता है, पर बालहट वो दिखाना नहीं चाहता सचिन पायलट, इसलिए राजहट जिंदा रहेगा, कोई इसका इलाज नहीं है। राइट, तो कंक्लूड करेंगे, ऐसी कोई बात जो हम आपसे न पूछ पाए हो वो और कह लीजिए आप भाजपा के बारे में पूछता भूल गए। भारतीय जनता पार्टी की चर्चा कहीं, भारतीय जनता पार्टी में भी एक मजाक चल रही है। हर आदमी प्रधान आदमी मुख्यमंत्री का मुंह धोके बैठा है। पहले एक था, दो था, अब एक दर्जन मुख्यमंत्री है। अरे इन एक दर्जन मुख्यमंत्री के उम्मीदवार से तुम्हारी हैसियत क्या है, बताओ तो सही। फिर एक नारा आ गया, वक्तुल्ला को दरकिनार कर देंगे, तो कर दो। आप भाजपा को दरकिनार मत करना, वक्तुल्ला को दरकिनार करो, बात समझ आती है। तो भाजपा की भी यही स्थिति है। जब दोनों पार्टियों और दलों की ये स्थिति है तो और मेरे मन में तीसरा प्रश्न एक है, फिर आएगा कौन आएंगे निर्दलीय? इस बार 17 है, अगली बार 37 आएंगे, निर्दलीय सरकार बनाएंगे। और जो निर्दलीय बनेगा उसे एक ही बात कहता हूं लोगों से, जनता से, मतदाताओं से, कि वोट देते वक्त ये मत देखना कि किसके पीछे कौन है और किसके आगे कौन है। जो ताकतवर है, जो योग्य है, जो क्षमता रखता है, जो राष्ट्रभक्त है, हिंदुत्व को मानता है, सनातन को मानता है, धर्म को मानता है, कर्म को मानता है, उसी को जिताना, ताकि योग्य निर्दलीय उम्मीदवार आए। ऐसे नहीं आ जाए जैसे बसपा के आया राम से गया राम, गया राम से तोता राम और तोता राम से सीता राम। ऐसे आदमियों को जिताएगी तो जनता दूध पाएगी। राइट, तो आपने भारतीय जनता पार्टी की बात तो कही है। इन दिनों में कोई बहुत बड़ी हलचल नहीं, लेकिन हाँ एक खबर जरूर आ रही है छन छन कर कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर नया कोई नेता आने वाला है। अभी मौजूदा जो अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, भारतीय जनता पार्टी के अंदर वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान 108 श्री सतीश जी पूनिया है, जो एक कार्यक्रम बना करके कहते हैं कि मेरे साथ लोग जुड़ेंगे। कोई नहीं जुड़ता है, सतीश अकेला चलता है, अकेला रहेगा। जिस आदमी के पीछे कार्यकर्ता जुड़ने को ही तैयार नहीं, केंद्र का मंत्री आने को तैयार नहीं, प्रांत के पूर्व मंत्री आने को तैयार नहीं, उस आदमी को तो रख नहीं सकते, इसे बदलना तो पड़ेगा। यह तय है कि सतीश पूनिया को जाना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये किसको आना पड़ेगा? वसुंधरा को लाएंगे नहीं, गजेंद्र की हैसियत नहीं। आप नाम बताओ कौन आ सकता है? राजेंद्र का प्रश्न की कल्पना में भी नहीं। ओम माथुर आ सकते हैं जो बीमार पड़े हैं, तो कौन आएगा? तो आपने एक प्रश्न पूछा कि राजस्थान के अंदर खबर ब्रेक हो रही है, नेता तो बदलेगा, ये तय है। और उसमें एक दो नाम आते मेरे ध्यान में। हो सकता है गुलाब चंद कटारिया को वापस उम्र का कंसेशन देकर बना दिया जाए, या दिया कुमारी को बना दिया जाए। मुझे इन दो के अलावा तीसरा आदमी कोई प्रदेश अध्यक्ष के लायक लगता नहीं और बनेगा भी नहीं। ये मेरी भविष्यवाणी को आप नोट कर लो, क्योंकि मैं भविष्यवाणी तभी करता हूं जब मेरा आत्मविश्वास उसको स्वीकृति प्रदान करता है। एक खबर आ रही है, हम आप हमारे व्यूअर्स को शेयर करना चाहेंगे और आपको भी बता देते हैं कि इस बार संभवतः चित्तौड़ से जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको चांस दिया जाएगा। साहब, मैं पार्टी में बड़े से बड़ी पद पे रहा हूं, ऑल इंडिया का इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर रहा हूं, पॉलिटिकल एडवाइजर मेरा नया पद बना था, मैं चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी था, मैं क्या नहीं था, मैं कैबिनेट मंत्री था। मैंने सुना ही नहीं कि चित्तौड़ का सांसद है कौन। किसकी बात कर रहे हैं आप? आपने सीपी ज्योति की बात में तो मुझे स्पीकर दिखता है, वो दिखता ही नहीं है। ऐसे अननोन दुलमुल आदमी को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बना दे, ये संभव नहीं है। वो कोई जोड़ तोड़ में नहीं, वो हाँ में नहीं, वो ना में नहीं, उनका कोई समर्थक नहीं, उनकी कोई टीम नहीं, उनका कोई ग्रुप नहीं। वो बैठे ना चित्तौड़ के अंदर महाराणा प्रताप और पद्मिनी की पूजा करे
और जो पद मिल गया उसका भोग करें, आगे कोई चांस नहीं है। एक बात बताइए, आपने ये नहीं कहा ओम बिरला बन सकता है क्या? ओम बिरला स्पीकर है, लोकसभा का अध्यक्ष है, वो क्यों आएगा छोटे पद पर? हाँ, मुख्यमंत्री पद के लिए वो आ सकता है, पर प्रदेश अध्यक्ष के लिए तो नहीं आ सकता। प्रदेश अध्यक्ष के पद का मत भारतीय जनता पार्टी के अंदर 0 है, क्योंकि वहां पर मत प्रदेश संगठन सचिव का होता है, जो आरएसएस का नॉमिनी होता है। आप ये पूछो कि चंद्रशेखर रहेगा जाएगा, तब तो आपका कोई प्रश्न उत्तर देने लायक बनता है। अब सतीश पूंजिया का क्या आना और क्या जाना, बड़े बेगान इसमें एक चीज जो आप जो बात कह रहे हैं, इसमें एक बात में बहुत इंपॉर्टेंट बात तो है कि ओम बिरला जी के पास में इस वक्त प्रोटोकॉल के हिसाब से बहुत बड़ा पद है, और ये पद का इतना लोभ संवरण करना राजनेताओं में बस की बात नहीं होती है। अन्यथा ओम बिरला एक मात्र नेता इस भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त दिखाई देते हैं जो संगठनकर्ता के तौर पर इनमें सब में भारी हो सकते हैं, और में वो क्वालिटी है। नॉट बिरला, ओम माथुर। ओम बिरला तो है ही नहीं, वो तो अब स्पीकर होते हुए संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रख करके राजस्थान में जगह जगह घूम करके ये साबित करना चाहते हैं, जो मैंने कहा था कि आप कोटा की तहसील के बाहर नहीं है, उसको नेगेटिव करने के लिए घूम रहे हैं। अच्छा है, गुड एफर्ट, आई अप्रिशिएट। मगर ओम बिरला पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑफ वसुंधरा राजे सिंधिया थे, उस समय तो डिप्टी मिनिस्टर का लेवल था इनका, इसलिए मैं नहीं मानता कि ओम बिरला को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि संगठनकर्ता के तौर पर ओम बिरला इन सब में, मतलब यदि हम मौजूदा जो इनकी जो पैनोरामिक सिचुएशन देखें कि कौन कौन लोग हैं, उनमें ओम बिरला जो हैं वो एक संगठनकर्ता के तौर पर, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं में बड़ी पकड़ है, वो हम बात कर रहे हैं। नहीं, ओम माथुर जो है, ओम माथुर का मसला तो दूसरा है। ओम बिरला कोटा के अपने विधानसभा क्षेत्र के बाद कोई पकड़ नहीं रखते। मैं तो पूरे सब प्रांतों का प्रभारी रहा हूं, मारवाड़ का प्रभारी रहा हूं, पूरे राजस्थान का प्रभारी रहा हूं, पूरा चुनाव लड़ा है, पार्टी का मुख्य संचिव के रूप में रहा हूं, मैंने चुनाव लड़वाया है, और मैंने वसुंधरा के राज में 150 टिकट बांटे हैं। मैंने वसुंधरा जी ने और सुधांशु मित्तल के चुनाव लड़ा है, हमने तो कहीं ओम बिरला का नाम ही नहीं सुना। केवल कोटा में ललित किशोर चतुर्वेदी की मेहरबानी के कारण उनको टिकट मिला था और वो जीते। हाँ, कोटा विधानसभा क्षेत्र में उनकी पकड़ है, फिर भी कई बार वो प्रहलाद गुंजर टक्कर ले लेता है। अब प्रहलाद गुंजर उनके साथ है ही नहीं, प्रहलाद गुंजर है वसुंधरा के साथ, दुनिया जानती है, इसलिए इनका कोई कद स्टेट पॉलिटिक्स में नहीं बढ़ेगा। वैसे अगले उपराष्ट्रपति वो बन सकते हैं, एक दिन भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, साधन संपन्न व्यक्ति है, व्यापारी है, बड़ी जाति के हैं, होशियार है, इंटेलिजेंट है, चतुर है, मगर ये गुण जो है वो प्रदेश के नेतृत्व के लिए उचित नहीं है। एक भी जाति का समर्थन नहीं है उनको, एक गुजर उनके साथ नहीं, एक जाट उनके साथ नहीं, एक ब्राह्मण उनके साथ नहीं, बनिया में थोड़ा बहुत प्रभाव है, तो भी जैन समाज उनके साथ नहीं है, तो है क्या? 0। तो इसलिए मैं आपके इस प्रस्ताव को मानता नहीं, अस्वीकार करता हूं। राइट, तो चलिए कंक्लूड करते हैं प्रोग्राम को। आपने जाना सुना, चंद्राजी सिंह भी राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और राजनीति में लंबा चौड़ा अनुभव है, एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे हैं, चुनाव लड़वाए हैं, चुनावों की रणनीति तय की है। चंद्राजी सिंह भी आपका आभार, धन्यवाद सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम सियासी चाल बुचाल, जो कि राजनीति को समर्पित है और राजनीति में किस तरह का दृश्य बनता हुआ नजर आ रहा है, आगे किस तरह की राजनीति होने वाली है, और मुद्दों से ज्यादा जब राजनीतिक दलों को जातियां दिखती हैं, जातियों में ज्यादा मादा दिखता है और मुद्दे गौण हो जाते हैं, तो ये भी एक राजनीति का प्रकार हमारे यहाँ है। यदि मुद्दे लेकर कोई सामने आ जाए तो संभवतः है ये जो जातिगत मादा है ये गौण हो सकता है, लेकिन अभी ये कोसों दूर दिखाई देता है। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम, आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।